लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी में मिली नेमतों से लुत्फ अंदोज़ हो रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जनाब खुद एहतसाबी भी हमें करनी चाहिए। तो कल बड़ी देर बाद मैं ये सोच रही थी कि आज जो चीज़ें जो नेमतें मेरे पास मौजूद है, जिनके लिए एक ज़माने में मैं दुआ किया करती थी, अल्लाह ताला से शिकवा भी किया करती थी कि ये चीज़ें नहीं मिली, ये चीज़ नहीं मिली, मुझे बाकियों को दे देते हो, तो उन्हें हासिल करने की जो ख्वाहिश थी ना, वो आज जब मेरे पास मौजूद हैं, वो सारी नेमतें जो मेरे पास मौजूद हैं, मुझे उनकी कदर ही नहीं है। उस तरह हम कदर नहीं करते ना जो हमें चीज़ें मिल जाती हैं, और इन नेमतों को भुलाकर हम मज़ीद चीज़ों की तमन्ना करना शुरू हो जाते हैं कि अब हमें ये वाली चीज़ भी चाहिए, और अगर वो ना मिले तो परेशान और मायूस भी हो जाते हैं। हालांकि सोचना ये चाहिए कि हमें मायूसी या फिर परेशानी होने से पहले ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास पहले ही नेमतों की फरावानी है। अल्लाह ताला हमारे कहे बगैर हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाज रहा होता है, फिर भी अगर हम मायूस हो जाते हैं तो ये नाशुक्री के सिवा कुछ नहीं होता है, और अल्लाह नाशुक्री को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो इसलिए जो हमारे पास मौजूद होता है इस पर खुश रहना हमें सीखना चाहिए, और अच्छे की उम्मीद हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें पहले भी दिया है और वो इतनी अजीम ज़ात है कि हमें आगे भी हमेशा नवाजती ही रहेगी। तो ये कुछ एनालिसिस मैंने अपनी ज़ात के बारे में कल बैठ कर किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ शेयर की जाए, और आपसे भी मैं ये कहूँगी कि जनाब कुछ वक्त अपनी ज़ात के साथ ज़रूर बिताया करें, अपने आप का एनालिसिस किया करें कि कौन कौन सी चीज़ों की अभी भी हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ात के अंदर उसको चेंज करें। और हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए बड़े ही मज़े के टॉपिक्स लेकर आए हैं जिस पे हमने बात करनी है। बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहत और बीमारियों का इंसान से रिश्ता बहुत पुराना है। जब बीमारियां पहले कदीम ज़माने में भी हुआ करती थी, मगर उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो लिहाजा उन बीमारियों का जो इलाज था वो कुदरती तरीकों से और देसी तरीकों से किया जाता था। और बीमारियों के कदीम तरीकों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ड्राई नीडलिंग आ जाती है, फिजियोथेरेपी आ जाती है, हिजामा जिसे अब कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें तब की जाती थी। फिजियोथेरेपी दर हकीकत वर्जिश करने और जिस्म को हरकत देने का एक तरीका है जो आपकी बेशुमार बीमारियों का इलाज भी है। उन्हीं में से कुछ बीमारियां कमर दर्द, शटिका पेन और जोड़ों का दर्द भी है, जो फिजियोथेरेपी या कुछ मखसूस एक्सरसाइज के जरिए हम ठीक कर सकते हैं। तो ये बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन भी होती जा रही है और हर उम्र के लोगों को लाहक भी हो रही है। थोड़ी सी अगर हम एहतियात बरत लें और थोड़ा सा इलाज हम कर लें तो इनसे हम बच सकते हैं। तो जनाब इन तकालीफ दे बीमारियों से हम पीछा कैसे छुड़वाएं, इस हवाले से बात करते हैं। क्या क्या तरीक़ाकार मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। डॉक्टर वकार अली फिजियोथेरेपिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वकार आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर वकार सबसे पहले तो हमें बहुत सी चीज़ें जैसे मैंने बताई कि कदीम ज़माने में भी बीमारियां होती थी जो आज भी हैं, लेकिन तरीका इलाज थोड़ा सा डिफरेंस होता था। थेरेपी के थ्रू भी की जाती थी। फिजियोथेरेपी एक्चुअली में है क्या, और इसके थ्रू कितने इलाज हैं और कितनी बीमारियों के इलाज हैं जो हम कर सकते हैं? एक्चुअली ये एक बहुत ही वास्ट डोमेन है, ठीक है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जैसे कि बैक पेन की तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जिसमें जैसे कि लंबा स्ट्रेटनिंग हो जाती है, मस्कुलर स्पैस्म हो जाता है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं उसकी वजह से आपको पेन आना शुरू हो जाता है, या डिस्क बल्ज आ जाता है, डिस्क हर्निएशन हो जाती है। इस तरह की जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। इसी तरह जैसे कि आपने शियाटिका का नाम लिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका डिस्क बल्ज आया है, आपके मोहरों के अंदर जो डिस्क है वो स्लिप किया है और आपकी किसी जो शियाटिक नर्व है उसको प्रेस करने लग गई है, ठीक है। उसकी वजह से आपके नीचे टांग में रेडिएट करने लग जाता है पेन। पहले तो सिर्फ यही था कि आप यहाँ फिर मेडिकेशन पे रहो, साल हर साल मेडिसिन पे खाते रहो, ठीक है। अगर मेडिसिन नहीं खाओगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये था कि आप चले जाओ सर्जरी की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है। इसके अलावा आपके पास तीसरा कोई हल नहीं था, ठीक है। लेकिन मेडिसिन अगर आप ज़्यादा देर लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहोगे, आपको पता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आपके स्टमक का प्रॉब्लम आ जाता है, बाकी आपके हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं उससे, ठीक है। और दूसरी साइड पे देख लें, अगर सर्जरी की तरफ चले जाएं उसकी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है।
तो इसके दरमियान कोई रास्ता ढूंढना चाहिए था, ठीक है। उसको जदीद तरीक़ों से, जदीद मशीनरी के थ्रू, एक्सरसाइजेज के थ्रू जो है पेशेंट्स को रिकवर किया जाता है। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है उसकी कंडीशन को देख के उसकी जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जाती है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको कौन सी मोडेलिटीज़ की ज़रूरत है, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, वो हर बॉडी के साथ वेरी करती हैं। हर एक्सरसाइज या हर मशीन एक ही हर पेशेंट पे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, वेरी करती हैं। ये आपका डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि हाँ आया इस पेशेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट मोडेलिटीज़ का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, सबसे पहले जब पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो वो बहुत पेन में होता है, उसको आते ही साथ हम एक्सरसाइजेस नहीं करवा सकते, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी ही पेन में है। तो जब वो पेन में है तो वो कैसे एक्सरसाइजेस करता, वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा उसके लिए। जब वो आ जाएगा आपके पास क्लिनिक पे, सबसे पहले उसके पेन को रिड्यूस करना है आपने। वो कैसे करते हैं, उसके लिए डिफरेंट जो होती हैं वो आपके पास मोडेलिटीज़ हैं, मशीन्स हैं। फॉर एग्जांपल थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड होता है, आपके पास डिफरेंट स्टिमुलेटर्स होते हैं, नर्व स्टिमुलेटर होता है, मसल स्टिमुलेटर होता है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे सबसे पहले तो उसका पेन फौरी उसी टाइम रिड्यूस किया जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है फिर उसको दूसरा प्रोटोकॉल दिया जाता है जिसमें एक्सरसाइजेस भी और डिफरेंट मैनुअल टेक्निक्स भी शामिल होती हैं। इस तरह उसका तरीका इलाज हो, फिर वो आगे बढ़ता जाता है। और लेकिन मुझे बताइए कि जैसे माइग्रेन की एक प्रॉब्लम है जो कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है, वो मेडिसिन से भी नहीं ठीक होती, वो अपना टाइम स्पेन लेकर ही जाती है, लेकिन क्या फिजियोथेरेपी के थ्रू हम इसको भी कम कर सकते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं। माइग्रेन होता है क्या, एक्चुअली आपका आधे सर का दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो मोस्टली इस वजह से होता है कि आपका जो सर्वाइकल है ना, वहाँ पे आपके स्पैज्म हो जाता है। स्पैज्म क्या हो जाता है, आपके पट्टे अकड़ जाते हैं आपके सर्वाइकल के, ठीक है, बहुत टाइटन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सर्वाइकल जो अल्लाह पाक ने बनाई हुई आपकी सर्वाइकल होती है सी शेप्ड होती है, ठीक है। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, आपके डिफरेंट जो है ना वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, जिनमें से एक प्रॉब्लम माइग्रेन है। तो उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ स्ट्रेचेज होते हैं, ठीक है। वो जो है वो करके आप उससे जो छुटकारा पा सकते हैं। उसमें आप कोशिश ये करें, अगर कोई ऑफिस वर्कर्स हैं, ठीक है, उसमें ये वो क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप यूज़ करें, हमारा पिछले आप देखें 10-20 साल के अंदर सारा हमारा काम जो है वो लैपटॉप्स पे, मोबाइल फ़ोन पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। हमें इसी के साथ एडजस्ट करना है और इसी को साथ लेके आगे चलना है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि अगर आपने चीज़ों को सेटल डाउन करना है कि आपका लैपटॉप आपके आई लेवल पे हो, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप नीचे पड़ा हुआ है, आप नीचे गर्दन करके सारा दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आपके मसल जो है वो स्पैज्म में चले जाएंगे, आपकी जो सर्वाइकल है वो आपकी जो डी शेप हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। खास तौर पर जो नौजवान नस्ल है वो एक तो शोल्डर पेन की बहुत ज़्यादा, नेक पेन की बहुत ज़्यादा शिकायत करती है कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है या काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता है। ये क्या क्या गलतियां हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में जिसकी वजह से हमें ये दर्द शुरू हो जाते हैं? ऑब्वियसली एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है, सबसे पहले मेन रीज़न तो ये है। आप पहले देखें कि कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी होती थी, हम कोई ना, जब से मोबाइल फ़ोन यूजेज बढ़ा है, हमारा लैपटॉप की तरफ ध्यान हो गया, तो हमारा जो है ग्राउंड्स की तरफ, पार्क्स की तरफ जो ध्यान बिल्कुल कम हो गया, कोई भी नहीं जाते। पहले तो माएँ बच्चों को बाहर कहती थी कि बेटा घर आ जाओ, अब माएँ बच्चों को कहती हैं बेटा थोड़ी देर बाहर खेल के आओ, ठीक है। तो ये आपको चाहिए कि आपको एक तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, कि अपनी चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करना है। आपने अपनी चेयर जो है फॉर एग्जांपल पोस्चर बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली वो आपने सेट करना है। उसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि आप मूवमेंट करें, एक्सरसाइजेज आपकी होती रहें डेली बेसिस पे। अगर कोई नहीं कर सकता तो एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 कोई छोटी सी एक्सरसाइज या कुछ ऐसी बता सकते हैं आप कि अगर जो लोग देख रहे हैं जिनको बैक की प्रॉब्लम है या कंधों में बहुत दर्द रहता है वो इस चीज़ को कर सकें? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली उसमें क्या होगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे आ रहा है, पेन आ रहा है, आप सेल्फ स्ट्रेच जैसे बोलते हैं, आप सेल्फ स्ट्रेच कर सकते हैं। अब अपनी गर्दन को पकड़ेंगे, ठीक है,
यहाँ से आप खुद भी कंधे को नीचे की तरफ करें और नेक को इस साइड पे जोर लगाएंगे तो आपकी स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। और इस साइड पे लगाएंगे आप फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाएंगे। और इसी तरह खुद से सर को पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और आपके बैक के जो मसल्स हैं उन पे स्ट्रेच आएगा। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा खुद से जो करने की है उसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो है उसमें सर के आगे हाथ रख के 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें और रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ जोर लगाएंगे, ठीक है, और रेजिस्ट करके रखेंगे। इसी तरह साइड वाइज इस तरह इसे रिपीट करेंगे तो आपके जो डेली की एक्सरसाइज जितनी आपके लिए ज़रूरी है वो आपके लिए इतनी ही काफ़ी होती है। मतलब ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके खुद ही एनालिसिस करें कि आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम है, कि किधर दर्द हो रही है, और उसके थ्रू आप किस तरह अपनी एक्सरसाइज करके अपनी डेली लाइफ को, रूटीन को चेंज करके आप ये सारी जो है दर्दों को भगा सकते हैं। डॉक्टर वकार अली फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वकार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आए हैं। और छोटी छोटी टिप्स होती हैं जनाब जो डॉक्टर्स हमें देकर जाते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो टिप्स उन्होंने बताई हैं ये आप भी करेगा और मैं भी करूंगी, क्योंकि हमारे जो कंधे हैं वो बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से, तो जब भी किसी छोटे से बच्चे से पूछा जाता है ना कि जनाब वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होता है या तो वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और माजी में जो रेशो थी ये बहुत ज़्यादा होती थी, और अब दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से आगाही मिलने की वजह से काफ़ी बच्चे कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, आईटी रिवॉर्ड्स में जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, बाकी फील्ड्स में भी जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। लेकिन आज भी तलबा की बहुत बड़ी तादाद है जो डॉक्टर्स या इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखती है। तो उन ख्वाहिश की तकमील के लिए मैट्रिक के बाद पहले FSC की जाती है, फिर MD कैट या ई कैट के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। MD कैट में पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल, जबकि ई कैट में पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए एलिजिबल करार पाते हैं। तो ये टेस्ट भी काफ़ी मुश्किल होते हैं और पास होने वाले स्टूडेंट्स की शरह खासी कम होती है। और PMC ने 2022 में MBBS और BDS के दाखिलों के लिए MD कैट के जो टेस्ट की तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया, जिसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 25 मई से होने जा रहा है। तो इन टेस्टों की तैयारी कैसे की जाए और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और इस टेस्ट में फिर वो नाकाम हो जाते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नईम अरशद साहब, हैं एजुकेशनिस्ट हैं और MD कैट की तैयारी के हवाले से काफ़ी महारत भी रखते हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। MD कैट के हवाले से सबसे पहले बताइए, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि ये होता क्या है और किस तरह इसकी तैयारी की जाती है। तो बच्चे आगे जा रहे हैं तैयारी करने, अभी तो तैयारी का एक स्पैन चल रहा होगा। जी बिल्कुल चल रहा है। तो मुझे बताइए फिर कितना मुश्किल है ये और किस तरह इसकी तैयारी करनी चाहिए? असल में राइट दिस मोमेंट जो स्टूडेंट अभी जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो है सेकेंड ईयर की प्रेपरेशन। ओके। बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पैरेलल जो है इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है और जनवरी से ऑनवर्ड वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और वो सारे का सारा प्रोसेस चल रहा है, उसके ऊपर मैं लेटर ऑन भी बात करूँगा। बट स्टूडेंट को एक ही पॉइंट है और एक ही कंसर्न है, बेसिकली 2 एरियाज पे काम कर लें। फर्स्ट वन अपनी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस को अपग्रेड कर दें। जैसे आपने बात की कि 7 सितंबर से ऑनवर्ड 30 सितंबर तक जो है नेशनल MD कैट की डेट्स अनाउंस कर दी हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने। तो उसके लिए स्टूडेंट थोड़ा सा अलर्ट रहें, विजिलेंट रहें और पैनिक ना करें। स्टूडेंट फौरन से पहले स्ट्रेस में आ जाता है और मैं उसमें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है तो सिंपल है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो वेबसाइट है दैट इज़ pmc.edu.gov.pk के ऊपर जाएं और वहाँ पे जाके जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेटर ऑन कुछ और सोशल मीडिया के टूल्स भी मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वन है दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट जो आपके इंट्रो में भी था, इंटेंस कंपटीशन। कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। एक छोटा सा स्टैट्स में शेयर करता हूँ ओवरऑल, क्योंकि नेशनल MD कैट है अक्रॉस द बोर्ड, पूरे पाकिस्तान में नेशनल MD कैट कंडक्ट होगा
एक ही टेस्ट होगा। लास्ट ईयर मुनीबा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर हुए दैट वाज 1,94,000 स्टूडेंट। ओके, ठीक। अगर हम पंजाब प्रोविंस में बैठे हैं, पंजाब प्रोविंस की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर हुए दैट इज 1 लाख प्लस स्टूडेंट, 1 लाख से ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अब उसमें अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, जो पासिंग जो परसेंटेज थी वो बहुत डाउन रही, बहुत कम रही। तो इसमें मैं स्ट्रांगली उन स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि आपने ये जो कट थ्रॉट कंपटीशन है इसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा 1 लाख स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है। नाउ द बिग क्वेश्चन अराइजेस कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? दैट इज हार्डली, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वन, 3047 सीट्स हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कितना हैवी कंपटीशन है। मतलब 1 लाख बच्चा जा रहा है और उसके लिए 3047 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की मैं टिपिकली बात कर रहा हूँ, वैसे कोटा सीट्स डाल के 3300 प्लस बन जाती हैं, लेकिन वो एक अलग एंटिटी है। इसी तरह से बीडीएस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट इज हार्डली 189। 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं बीडीएस के पंजाब में, और इसी तरह से जो आपके 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब प्रोविंस के अंदर, पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स को जो कैटर कर रहे हैं। इसी तरह से हर प्रोविंस के हैं, केपीके के, बलूचिस्तान के, एजेके के, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद ऑब्वियसली बड़ा प्रोविंस पंजाब है, उसमें तादाद भी स्टूडेंट्स की ज्यादा और जाते भी ज्यादा हैं। अब थोड़ा सा अगले कंपोनेंट पे मूव करते हैं कि स्टूडेंट ने अब से ऑनवर्ड किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि आपने टाइमली अप्लाई करना है। ओके 25 को अनाउंस करने जा रहा है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, अलर्ट रहें। और स्टूडेंट बड़े बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, सर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, हमें बे फॉर्म बना लें, हम जनाब डोमिसाइल बना लें। अच्छा जब आपने अप्लाई करना है, लास्ट ईयर के नॉर्म्स मैं शेयर कर रहा हूँ, लास्ट ईयर ये प्रैक्टिस रही कि आपने बेसिक डाटा जो है उसको फिल करना है। आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, इंटर में कितने मार्क्स हैं वो बताना है, डोमिसाइल कहाँ का है वो आपने सिर्फ टाइप करके बताना, वो सारी चीज़ें। लेकिन सिर्फ एक चीज आपने अपलोड करनी है, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो आपने अपलोड करनी है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब सारी ऑनलाइन हो जाएंगी, ये सारी ऑनलाइन है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऊपर जो उनका पोर्टल एक्टिवेट होगा 25 से, उस पर जाके स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है। तो ये इस तरह से चलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, अब यहाँ पे भी वेरिएशन है बहुत बड़ी, कि जब स्टूडेंट अप्लाई करेगा 25 को तो देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि पूरा 24 डेज ऑलमोस्ट टेस्ट होने जा रहा है 7 सितंबर से ऑनवर्ड 30 सितंबर तक। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जो अच्छा टारगेट ओरिएंटेड स्टूडेंट है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, जिसका माइंड सेट है कि मैंने बनना ही एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट वाली डेट सेलेक्ट करें एज काउंसलर। उसका क्या फायदा है? उसका ये फायदा है कि आपको मैक्सिमम तैयारी का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 18 जून आ चुकी हुई है आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की। ऑलमोस्ट 7 जुलाई तक आपके पेपर हैं सेकेंड ईयर के। तो अब 7 जुलाई से ऑनवर्ड अगर एक बच्चा डेट सेलेक्ट करता है 25 सितंबर से ऑनवर्ड, तो 2-2.5 माह का उसको टाइम मिल जाएगा। हाँ। अच्छा कुछ ऐसी भी कैटेगरी है इन स्टूडेंट्स के अंदर जो पैनिक कर जाते हैं, जो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब देखिए ना सर, बहुत से लोग हैं जो अभी पैरेलली तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे। अब बहुत से बच्चे होंगे जो कहेंगे अच्छा हम पहले अपने पेपर्स दे दें, ठीक है, उसके बाद जो 2.5 महीने या 2 महीने बचेंगे उसमें तैयारी कर लेंगे। ऐसा जरूरी है? अच्छा इसमें फिर पैनिक अटैक आता ही है, ज़ाहिर बात। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक स्टूडेंट है, उसने अर्ली रेगुलर सेशन ज्वाइन किए हुए, संडे सेशन जैसे स्टेप भी तैयारी इसकी करवा रहा है। एक बच्चा है वो जैन से ऑनवर्ड तैयारी कर रहा है सितंबर तक, तो 9 मंथ्स बन रहे हैं या 8 से 9 माह का ड्यूरेशन बन रहा है। एक बच्चा है वो एग्जाम्स के बाद जाता है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो आता है। और ऑन द अदर साइड जितने भी हमारे टॉपर्स के रिकॉर्ड्स रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं, वो ऑब्वियसली संडे सेशन को ऑप्ट करते हैं। अब के डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं। अच्छा यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, डीमोटिवेशन में नहीं जाना। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी नहीं की, होगा क्या कि वो टाइमली सेशन ज्वाइन करें, यानी कि 7 जुलाई को पेपर खत्म हो रहा है, अगले दिन ही सेशंस आ रहे हैं। स्टेप की बात कर रहा हूँ, वहां पे सेशंस आ रहे हैं, तो बच्चा फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर आए। लेकिन स्टेप के अभी भी सेशंस चल रहे हैं, संडे सेशंस चल रहे हैं। और जो हमारे रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल नहीं क्वालिफाई कर सके, ओवरऑल जो स्टूडेंट्स की तादाद आनी इस साल वो 40 से 50 हजार आनी है नॉर्मली। एक तो वो भी तैयारी कर रही है, वो भी बड़ा हैवी कंपटीशन देंगे फ्रेशर्स को,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सारे डायनेमिक्स को स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, देर आए दुरुस्त आए, ये इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस मिल रही है लाहौर न्यूज़ के चैनल के प्लेटफॉर्म से, उसको टेकअप कर लें और एज अर्ली एज पॉसिबल प्लान करें। लेकिन अगर अभी भी वो रजिस्टर करवा लेते हैं तो अभी भी 1.5-2 माह पड़े हुए हैं एग्जाम्स में, पैरेलल उसको देखते चले जाएं और अपने जो माइंड सेट उसको चेंज करें। क्योंकि अगर आप एफएससी का पेपर पैटर्न देखें और नेशनल एमडीकैट का पेपर पैटर्न देखें तो एफएससी में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज का बहुत शॉर्ट पोर्शन है, जिसका सबसे कम तादाद है। अच्छा। वो आपका एफएससी में ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं कि एमसीक्यू ज्यादा आएंगे ना, तो मार्जिन मिल लेकिन अगर एंट्री टेस्ट की बात करें तो देयर इज नो लॉन्ग क्वेश्चन, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वहां पे सिर्फ क्या है, एमसीक्यूज, दैट इज एमसीक्यूज, हाउ टू सॉल्व अ सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो वो सिंपल, अगर एक वर्ड में उसको कुजे में बंद करे दरिया को, तो वो एक वर्ड है, दैट इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे, और जितना ज्यादा आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे, और अगर हम एक वर्ड टिपिकल यूज करते हैं, दैट इज SOS, स्कीम ऑफ स्टडी। अगर स्टेप की स्कीम ऑफ स्टडी को देखा जाए तो हमने एक चीज को टारगेट किया हुआ है, दैट इज प्रैक्टिस। अच्छा। यानी कि एक कंटेंट पढ़ाते हैं तो उसका एक टेस्ट नहीं ले रहे, 2 टेस्ट ले रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को ज्यादा प्रैक्टिस का मौका मिले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फिर जो है वो उसको केटर करना चाहिए बच्चों को, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो किस किस इन्फॉर्मेशन को वो लें, किस किस बारे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए? अच्छा, इसमें ना एज काउंसलर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा। मैं स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना। अच्छा। स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना। अच्छा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय पीजीसी का FB का पेज है, इसी तरह से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का बताया है, इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एक क्लिक के ऊपर मौजूद है। स्टूडेंट क्या करता है, इस साइड पे चला जाता है, उस साइड पे चला, कंफ्यूज हो जाता है, किससे मशवरा ले रहा है, कभी किसी से ले रहा है। हाँ। और अच्छा, ले भी उनसे रहा है मुनीबा कि जिनको खुद इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा ना अटेम्प्ट नहीं किया होता। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, ये काम प्योर है काउंसलर्स का। जैसे मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो अपने सब्जेक्ट को 100% पढ़ा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाजू का तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस उससे लें जो इस फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है। हाँ। तो ये सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, और कंफ्यूजन में ना जाए, पहला वन पॉइंट, उसमें कंफ्यूजन में नहीं जाना। सेकंड वन, स्ट्रेस में नहीं जाना। जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने पहले तैयारी की ऑब्वियसली एज मिलेगा, एक रात को जो सो रहा है, एक जाग के पढ़ रहा है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक टाइम पे खाना खा रहा है, टाइम पे खाना नहीं बराबर नहीं हो सकते। जिसने पहले तैयारी की उसको एज मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फिलॉसफी में आने में आपको इट विल टेक टाइम। 2-4 साल से 9 से ऑनवर्ड सेकेंड ईयर तक आपने लॉन्ग शॉर्ट के ऊपर ही सारा काम किया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझा नहीं है। अब एकदम जब आप पैराडाइम शिफ्ट लेंगे इसके ऊपर, इट विल टेक टाइम। तो उसमें पैनिक नहीं करना, आपने 10 से 15 दिन अपने आप को देने हैं एडजस्टेबिलिटी के लिए। मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो जब इस सारी स्कीम ऑफ स्टडी को अंडरस्टैंड कर लेंगे, प्लान कर लेंगे, मैचलेस स्टूडेंट के तौर पे सामने आएंगे इंशाल्लाह। और ये जो हम लोग इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ी इनके लिए कारगर साबित होगी और हेल्पफुल साबित होंगी इनके लिए। लेकिन मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग हैं, एक तो हम स्टेप की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कोचेज हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो इसकी तैयारी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं कि हम इतना पैसा देते हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी जो है वो कामयाबी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं फिर थोड़ा सा उसी पॉइंट पे आऊँगा। सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे लिए काबिल एहतराम है एज एन एजुकेशनिस्ट, बट जो स्टेप ने जिस माइंडसेट के साथ लॉन्च किया और जिस पर्पस के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को लेके आया, वो ये था कि स्टूडेंट, जो आपने भी बात फरमाई कि हम किस तरह से उसको मैनेज करें, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को बात करूँ, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप मुनीबा सुन के हैरान होंगे कि स्टेप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दे रहा है। मेरिट के साथ साथ हमारा बहुत मेन एक ग्रैंड टेस्ट होता है, दैट इज स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जिसमें हम 30,000 स्टूडेंट को जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट एनडी टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। अगर आप हमारा वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, और वो होता भी आपके सेकंड ईयर के सिलेबस में से है। सही। अच्छा, यहाँ पे हमने बात खत्म नहीं कर दी, छोड़ नहीं दिया। फिर हमने कहा कि अगर आप स्टेप से प्रेपरेशन करते हैं और आप टॉप 50 स्टूडेंट्स में आते हैं, सही, तो आपको अगले 5 साल हम स्पॉन्सर करेंगे एजुकेशन। हर साल आपको जो है ना 50,000 का चेक अवार्ड किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस देखें तो वो तो लेस देन 1 लाख है। तो आपको 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे भी उस पैसों को लगा सकते हैं, वो सारी चीजें। आज के दौर में आप फाइनेंशियल वो लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी स्टेप के पास हजारों की तादाद में जो हमारे 500 प्लस में स्टूडेंट स्टैंड कर रहे हैं आउट ऑफ 505,
वो सारे के सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपने पिछले साल के रिजल्ट्स भी देखे, आपने भी इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह किए, नेशनल एमडी कैट के अंदर भी टॉप 10 में से 8 पोजीशन, और इसी तरह से नम्स के अंदर टॉप 3 पोजीशन, और इसी तरह से ई कैट में अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 में से फर्स्ट 3 पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप की रही। तो ये एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है। तो इससे बड़ा मेरा ख्याल है कोई वो पॉइंट नहीं हो सकता कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। एक पूरी टीम हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स की बैठी हुई है हेड ऑफिस के अंदर, जो पूरा साल जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डेवलप करती है, और हर साल नए क्वेश्चन जो है MCQs का वो लेके आती है ताकि स्टूडेंट अप टू द मार्क कर सकें। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का सिलेबस जो पिछले साल का वही साल है, कोई मेजर चेंज नहीं है, तो सिलेबस को लेके स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हैं। तो वो टीम का यही काम है सारा साल कि आपने यही डेवलपमेंट करनी है और अपग्रेड करना है चीजों को। तो ये बैकएंड के ऊपर वर्किंग है बहुत ज्यादा, जो स्टूडेंट को पता नहीं है। तो बताने की बड़ी शिद्दत से जरूरत है कि ये आपके लिए काम हो रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट हो रहा है, और आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकता। अगर आप टैलेंटेड, आपके मार्क्स अच्छे हैं, मोर देन मोस्ट वेलकम। आपको जो मार्क्स बेस्ड स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, वो अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड की जाएंगी। लेकिन फिर भी नहीं, सब मैं यहाँ पे पूछूंगी, जैसे हमने बात की कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जाके अपीयर भी होते हैं, लेकिन शरह क्यों कम है? इसकी क्या वजह आपको लगती है? इसकी फिर मैं वहां पे लेके जाऊंगा आपको बैक टू द बेसिक्स के ऊपर। बच्चे क्या क्लियर नहीं होते अपनी जी एग्जैक्टली, दिस इज वन पॉइंट। लेकिन इससे एक बड़ा पॉइंट है जो मेरे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, अगर सीट्स ही 3047 है तो उन्हीं पर जो टॉप 3047 उन्हीं का एडमिशन होना है। अच्छा, एक बड़ा कमाल पॉइंट है इसी सवाल से, जो 3048 पे स्टैंड कर रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा 90% प्लस एग्रीगेट उसका 10, 40, 50 मैट्रिक, इंटर और एंटी टेस्ट की वेटेजेस हैं। आप मुझे बताएं कि 90 पॉइंट समथिंग परसेंटेज वाला क्या नलायक है, निकम्मा है? नहीं। आंसर इज बिग नो। तो पेरेंट्स को भी यह चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अच्छा, फिर हम कंपटीशन बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और फिर एक और चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो हमारी पेरेंटिंग का एस्पेक्ट है ना, हमने इतना ग्रूव कर दिया होता है दिमागों में कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वो अनकॉन्शियसली हम जो है ना उसको स्ट्रेस के अंदर लेके जा रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, होला हाथ रखें और थोड़ा सा उनको बकअप करें और मोटिवेट करें। और पैरेलल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स, जैसे आपने भी बात की। लेकिन एक बच्चे ने कह ही लिया कि मैंने बनना ही डॉक्टर है, तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा फिर उस लेवल पे अपने आप को ले जाएं और उस लेवल पे अपने आप को प्लान कर लें। और वो सारी बैकग्राउंड है कि आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। एंट्री टेस्ट की तैयारी जो है वो मैट्रिक 9 से ही ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, जो अब का कंपटीशन है। लेकिन क्या आपको लगता है इस चीज की लोगों को आगाह है, इंफॉर्मेशन है कि हमने तब से ही शुरू कर दिया? अगेन एज मोटिवेटर मैं फिर वही ऑप्टिमिस्टिक लेके चलूंगा, लेकिन आंसर इसका जो है ना बड़ा वो नेगेटिव है। द आंसर इज नो। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हम जो बैकवर्ड एरिया उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। हमारे लाहौर के ऐसे हम हॉनरेरियम लेक्चर करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके, उनको बेसिक्स पता नहीं है। व्हाट इज नेशनल एमडी कैट, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब प्रोविंस के अंदर, उसका लास्ट ईयर मेरिट कहाँ पे क्लोज हुआ है? मेरिट 90% प्लस पे क्लोज हो रहा है, लेकिन बच्चे ने पूरे सेकंड ईयर में कभी जिंदगी में 90% प्लस नहीं लिए, तो वो डॉक्टर कहाँ से बन जाएगा? तो आप थोड़ा सा ना, वो ठीक है एंटी टेस्ट की तैयारी, वो सारे मामला, लेकिन आपने भी तो अपनी अवेयरनेस को, बेसिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, उसको लेके चलना है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो है ना मेरे ख्याल से आपको बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी, और छोटी छोटी टिप्स हैं जो नईम साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए हैं। और एमडी कैट के टेस्ट के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि ये आगे होने जा रहा है, और बहुत से बच्चे अब पैरेलली अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे और इसके भी तैयारी कर रहे होंगे। तो छोटे छोटे जो टिप्स हमें नईम साहब देखे जा रहे हैं उसके ऊपर जरूर अमल दरामद कीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के जो मसाइल हैं वो डिस्कस करते हैं। और देखा जाए तो लाहौरियों को आजकल सेहत के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना रहता है, जिसमें अब एक मरतबा फिर डेंगू वायरस सर उठाने लगा है।
और शहर के बेशतर मकामात पर डेंगू लार्वे की मौजूदगी ने तशवीश में मजीद इजाफा भी कर दिया और खदशा जाहिर ये किया जा रहा है कि डेंगू बुखार के केसेस में इजाफा देखने को मिल सकता है। गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मौसम बरसात से पहले ही और गंदम की कटाई के बाद डेंगू वायरस सर उठा लेता है और डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसको शुरू में ही अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है और लास्ट ईयर हमने देखा भी है कि वो कितना ख़तरनाक हो चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 5 करोड़ से ज़ायद जो अफराद है वो डेंगू बुखार का शिकार होते हैं और 20,000 से ज़ायद अफराद उसके बाइस हलाक हो जाते हैं। और पाकिस्तान में डेंगू वायरस फिर क्यों सर उठाने शुरू हो गया है, डेंगू स्प्रे क्यों बर वक्त नहीं किया जा रहा और डेंगू से बचाव कैसे हम मुमकिन बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतर फारूक हैं, रीजनल डायरेक्टर डेंगू प्रोग्राम पंजाब हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है बिलाल चौधरी, ये नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। बिलाल, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। बिलाल, सबसे पहले आप से मैं जानूँगी आज का स्टेटस क्या है, अगर पंजाब की बात की जाए या लाहौर की बात की जाए, डेंगू केसेस की क्या सूरत हाल है? देखिए मुनीबा, जो केसेस हैं ये इस मौसम में आने नहीं चाहिए लेकिन दुक्का दुक्का फिर भी आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले हम ये कहते थे कि जो इसका जो सीज़न होता है मच्छर आने का वो मानसून की बारिशों में या नमी में मतलब ये आता था, लेकिन अब आप ये देखें कि इस वक्त जो टेम्परेचर है अब तकरीबन 40 के अराउंड आया, लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्तों से ये 45 से ऊपर ही जा रहा था। तो कहा यह जाता था कि सख्त गर्मी हो तो ये मच्छर जो है ना इसका लार्वा पिनपता नहीं, जब लार्वा नहीं पिनपेगा तो फिर आगे ये इसकी अफजाइश नहीं होगी, फिर आगे आएगा नहीं। लेकिन हमने ये देखा कि महकमा सेहत की जो टीमें हैं इन्होंने भी कार्रवाई की और लार्वा रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में तल्फ किया जा रहा है। लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, मतलब 20 से ज़ायद लोगों को FIR भी उन पर दर्ज करवाई गई है ताकि इन लोगों को जो सफाई सुथराई है उसका ख्याल रखें। लेकिन अब इशू ये बन चुका है कि अब डेंगू स्प्रे पहले हम लोग करते थे, अब डेंगू स्प्रे करना है या नहीं करना, ये 3-4 साल से भी एक बहस बनी हुई है सही महकमा सेहत के लिए। फिर ये अब इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि जिस जगह से बड़ी मिकदार में डेंगू लार्वा बरामद होगा तो वहाँ पे हम जो स्प्रे हैं ये करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक बहस इस वक्त जारी है कि क्या ये पाकिस्तान में जो मच्छर है ये रेजिस्टेंस तो नहीं इसमें आ रही, क्योंकि अब अगर आप ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे, मतलब इन फॉर्म ऑफ स्प्रे की सूरत में जाएंगे तो आप करते नहीं, वो मच्छर जो है वो फिर भी नहीं मरेगा या लार्वा जो है वो नहीं, क्योंकि इसकी अपनी भी एक ज़िंदगी है। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद मौजूदा सिनेरियो में सख्त गर्मी में मच्छर आना और केसेस भी आते जा रहे हैं दिन ब दिन। 1-2 पेशेंट इस वक्त अस्पतालों में भी ज़ेर इलाज है, तो एक बड़ा सवालिया निशान जो है ये हो सकता है जो कि हमें फ्यूचर में जाके फ्यूचर में भी देखना पड़ सकता है और जो नुकसान भी हमें पहुंचा सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि ये मौसम नहीं है डेंगू का, जैसे हम बिलाल भी बता रहे हैं और हम सबको पता है कि मानसून में जब मौसम ऐसा थोड़ा सा खुश्क होता है, थोड़ा सा नमी एक होती है, तब ये पैदा होता है, लेकिन ये उससे पहले ही सख्त गर्मी में भी इसका लार्वा जो है वो मिल रहा है काफ़ी मकामात से। क्या वजह है इसकी, क्यों ये बढ़ता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ क्लैरिटीज़ हैं जो मैं कर दूँ। जो डेंगू है उसको कवर करने के लिए आपको एक पूरी मल्टी फैक्टोरल सपोर्ट चाहिए होती है, जिसमें आपको सबसे पहले यह है कि लोगों को जो उनकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक काम करना चाहिए। अच्छा। महकमा सेहत की टीमें या कोई भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं कर सकता कि एट ए टाइम वो पूरा का पूरा हर वक्त उनके घर के सर्विस करता रहे। जैसे जो आप बात कर रहे हैं कि ये इस मौसम में भी मॉस्किटो ब्रीडिंग की बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो घरों में मौजूद होती हैं, जो उनके शेडी लॉन्स होते हैं, जो उनके वाटर पूल्स छोटे छोटे बने हुए होते हैं, तो वो उन सारी जगहों पे उनका वो होता है। महकमा सेहत की टीमें मुस्तकिल काम कर रही हैं, राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं, यानी आज कल का भी अगर आप देखें तो 500 के करीब लार्वा हमने कंटेनर्स वहाँ से बरामद किए हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये प्रैक्टिकली किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो सारे घरों की रोज़ाना सर्वेलेंस करे। मतलब अगर आप ये देखें लाहौर में 10 लाख के करीब घर हैं, तो 10 लाख घरों में अगर एक टीम हमारी जाती है तो एक दिन में उसको एक घर में 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो वो एक दिन में 25 से ज़्यादा घर नहीं कर सकती। तो इस हिसाब से इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए ज़रूरत है आप जैसे मतलब जो मीडिया के लोग हैं उनकी सब हमें ख़ास तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोगों को कहें, हम तो जाएंगे, एक घर में जाएंगे,
2 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए जाएंगे, उनको बता के आएंगे, बट हमारी अगली बारी जानी है 1 महीने के बाद। हाँ जी। हमारा जो रोस्टर है, हमारा जो टूर प्रोग्राम है, उसमें वो जाएंगे 1 महीने के बाद। सही। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो बाकी के 29 दिन है वो लोग अपनी घर की खुद सर्विलेंस करें। और हमारा जो सबसे बड़ा रोल है इसमें करने का वो सर्विलेंस का है। जहाँ किसी वजह से ये सर्विलेंस थोड़ी सी लोगों की वजह से, रिपोर्टिंग की वजह से, और बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स भी हैं वो सारे मिलके, जहाँ कहीं से ये हमारा रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म थोड़ा सा डाउन होता है तो डेफिनेटली वो वहाँ पे हम वीकनेस छोड़ते हैं और उस जगह से मॉस्किटो ब्रीडिंग। तो ये हो सकता है कि लोगों की लापरवाही की वजह से, कोताही की वजह से? मैं लापरवाही नहीं कहूँगा, मैं उनकी कम इल्मी कहूँगा। अच्छा। मैं ये कहूँगा कि हमने लोग मतलब लापरवाह नहीं है, कम इल्म है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो जो बहुत डेकोरेशन के लिए अपने घर में पॉट्स लगा रहे हैं, अपने दरख्तों की डेकोरेशन के लिए उसके साथ पॉट लगा रहे हैं। हम बारह जाते हैं और वहाँ से जाके देखते हैं तो उन्हीं में वो छोटी छोटी स्पॉट्स हैं, उनमें अगर थोड़ा सा भी पानी है, 2 बूंद पानी भी है, तो वो भी उसको ब्रीडिंग के लिए बहुत वो। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए हमें चाहिए कि उनको प्रॉपर्ली एजुकेट करें, एंड दैट्स द रोल ऑफ, स्पेशली सबसे पहले मैं कहूँगा दैट्स द रोल ऑफ द मीडिया, कि वो उनको एजुकेट करे कि जी आप सब आपने दिन एक मरतबा ज़रूर उस चेकलिस्ट को देख लें कि हमने फ्रिज का जो वो ट्रे है उसको खाली कर देना, अपने रूम कूलर को चेक कर देना, हमने अपने रूफ टॉप को देख लेना, घर में कोई काट कबाट जो कुछ गंद पड़ा हुआ है उसको साफ कर देना, और अपना काट को बाहर नहीं फेंकना। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी एहतियात है जिनको हम लोग मलूज़ खातर रख के इससे बच सकते हैं। लेकिन मुझे बिलाल आप बताइए, रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे कहा इन्होंने कि मकामात की चेकिंग भी होती है, टीम्स भी जाती हैं, चेक करती है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ से ये लार्वा तल्फ किया जा रहा है? जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, कमर्शियल मार्केट्स हैं, वहाँ से या फिर घरों से ज़्यादा मिल रहा है? देखिए मुनीबा, इस वक्त के जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है हमदा शहबाज, उसकी हिदायत पर रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान फ़ीक, सेक्रेटरी सैयद अली जान और ये हमारे CEO लाहौर डॉक्टर फैसल, ये इस वक्त इनकी बड़ी काविशें हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमदा जो शहबाज शरीफ हैं, इन ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हिदायत की है इन सबको कि हमें इस साल जो डेंगी है ये किसी भी सूरत हमें कंट्रोल चाहिए। ओके। तो इसकी वजह से जो सारा मैकेनिज्म है इसको भी चेंज किया जा रहा है, अपने एफर्ट्स को भी बढ़ाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, उनकी जानिब से नई रिक्रूटमेंट भी की गई है, डेली वेजेस पे बंदे भी रखे गए हैं ताकि इस दफ़ा जो सर्विलेंस का जो सिस्टम है इसको बेहतर किया जाए। उसकी वजह यह कि लास्ट ईयर जो हमने देखा मुनीबा, चूँकि उस वक्त उस चीज़ का मैं भी आई विटनेस था, चूँकि जब 2012 में वेरी फर्स्ट टाइम जब डेंगू रिपोर्ट हुआ था पाकिस्तान में, शायद उस वक्त भी हम फील्ड में नहीं थे ना आप थी, तो उस वक्त का हमें नहीं पता, लेकिन 2021 में मैंने खुद देखा कि लोग चीखे मारते थे, और ये वो डेंगू फीवर था जिसने लाहौर में सिर्फ जो रिपोर्टेड डेथ हैं 118 हैं, जो कि 2000 के बाद 2021 में रिकॉर्ड थी पूरे लाहौर के अंदर। फिर भी 118 अमवात बहुत बड़ी एक फिगर है। तो इसके अलावा मेरी खुद फैमिली में जिनको डेंगू हुआ था वो कॉम्प्लिकेटेड था इस दफ़ा जो डेंगू का बहुत ज़्यादा। मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूं, मुझे खुद लास्ट ईयर उसमें पेट में पानी पड़ जाता था, लंग्स इन्फेक्ट करते थे, आपका स्टमक अपसेट होता था, मतलब नमूनिया टाइप भी हो रहा था। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी, लोग बड़े बड़े थे हॉस्पिटल्स, लोगों को प्लेटलेट्स लग रहे थे। तो ये सिचुएशन जिन लोगों ने ये देखी है, तो इस दफ़ा अब लोगों को, उन फैमिलीज़ को, ख़ानदान को खुद को चाहिए कि अब ये जो मच्छर है ये कोई आम मच्छर नहीं रहा। अब ये कि एक स्टडी ये भी है कि ये जो वेव है ये हर 2 से 3 साल के बाद आती है। अच्छा। मतलब अगर अब 2021 में आई थी तो दोबारा 2023 में मुमकिन उस तरह जितनी उतनी ख़तरनाक थी। तो लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर जिस तरह लार्वा मिल रहा है, जिस तरह टीमें काम कर रही हैं, तो अगर इस सीज़न में बिफोर मॉनसून 2-3 माह पहले अगर हम चीज़ों को अच्छी तरह कंट्रोल कर ले, लार्वे को पनपने ना दें, तो फिर वो आगे जो सीज़न होंगे तो उसमें हम जो है ये बच सकते हैं। तो इसी वजह से अब जिन लोगों ने वो सारी चीज़ें देखी है, अब उनको भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर ही इसमें सबसे अहम है। फिर उसका दूसरा, इसका ना कोई इसकी वैक्सीन है, ना कोई इसकी स्पेशली कोई इसकी मेडिकेशन है, ये सारा डिपेंड ही एहतियाती तदाबीर पे करता है। तो ये इसकी बात ठीक है महकमा सेहत की कि जितने ही ये अवेयरनेस कर सकते हैं ये करेंगे, लेकिन ये जब तक लोग खुद से, चूँकि इस वक्त है गर्मी और इस वक्त जो लार्वा है ये आउटडोर कम मिल रहा है, ये इंडोर ज़्यादा मिल रहा है। इंडोर में हमारे वही जो रूम कूलर्स हो गए, मतलब यही पोर्ट्स जो हो गए जिसमें हम समटाइम, या फ्रिज के नीचे जो ट्रे जो पड़े होते हैं, ये वही सारी मेन चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं।
तो लार्वा फिर यहीं से पनपता है। और मोस्टली ये जो पहले तो ये होता था पोश एरियाज में, हम ये समझते थे जहाँ पे ग्रीनरी है, अभी भी जिस जगह पे ग्रीनरी है वहाँ पे मच्छर ज़्यादा है, लेकिन फिर इसने अपने आप को चेंज किया, चूँकि मच्छर की अपनी परवाज़ भी है, ये एक मखसूस लिमिट तक परवाज़ भी कर सकता है। अगर ये सपोज DHA में है तो थोड़ा सा ट्रैवल भी कुछ जो किलोमीटर जो है ये अपना ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ये इंसान जब ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करते हैं तो वो भी फिर जब आगे मुंतकिल होता है, आप हम या कहीं से जाएंगे इन्फेक्टेड हैं तो मच्छर भी आगे फिर इस तरह वायरस भी फैल सकता है। तो अब ये कंजस्टेड एरिया में भी हमारे जो एरियाज हैं, जिस तरह वाल टाउन है, दातागंज टाउन है, यहाँ भी बड़ी तादाद में पेशेंट्स हैं ये सामने आ रहे हैं। पहले यही होता था कैंट में या DHA में या इस तरह के जो पोश एरियाज वहाँ पे, तो अब ये सारा मिक्सअप हो चुका है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये पोश एरिया में ज़्यादा या कंजस्टेड एरियाज में कम है। अब जिधर सफाई सुथराई नहीं होगी अब ये मच्छर जो हमें वहाँ पे हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, इकदामात उठाए जाते हैं हर साल महकमा सेहत की तरफ से कि इसको हम काबू में कर सकें, लेकिन क्या लगता है कितने साल अभी और हमें चाहिए कि हम इससे जंग जो है वो जीत सकते हैं? देखिए, एक तो थोड़ा सा डाटा के हवाले से बता दूं, मतलब ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। WHO ने भी इसको जो नोटिफाइबल और जो टॉप 10 हाई प्रायोरिटी डिजीज़ हैं उसमें से एक करार दिया है। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये चीज़ें, अब एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन उसमें जब ये पॉश एरियाज से तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों में जब ये थोड़ा सा दूसरे एरियाज में जाता है तो हमारे जो स्टोरेज टैंक्स हैं, वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, वहाँ पे चूँकि हमारे पास पानी का बहुत अच्छा सिस्टम सप्लाई का नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं टैंक्स में, अंडरग्राउंड टैंक्स में, और वो सब बहुत बड़े रिजर्वायर्स बन जाते हैं। उनको भी बार बार देखने की ज़रूरत है। बाकी रह गई बात जो मैक्सिमम एफर्ट्स हैं हम इसमें, जैसे इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो हमारी वो है वो बहुत क्लियर है, एक एक स्टेप, एक एक चीज़ हमारी जो है वो डेली मॉनिटर हो रही है और डेली मॉनिटर भी हो रही है, और उसके हवाले से कहीं पे कोई स्लैकनेस है वो पिन पॉइंट की जा रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल कुछ वाज़े तौर पर पॉलिसीज बनाई गई हैं, बहुत वाज़े पॉलिसीज हैं, और सबसे ज़्यादा पॉलिसीज ये हैं कि जहाँ पे भी देखिए, पॉलिसीज हमारी टेक्निकल लोग बनाते हैं बेसिकली, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको देखते हैं तो ये होता है कि कितने अच्छे तरीके से उन पॉलिसीज को SOPs के ऊपर हम अमल कर रहे हैं। बिल्कुल इस वजह यह है कि हम जो है ना वार फुटिंग पे हम लोग मौजूद हैं, एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ को, मतलब हम इस वक्त अटक में क्या हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं, राजनपुर में क्या हो रहा है तो हम उसको देख रहे हैं। तो जहाँ से भी कोई भी चीज़ रिपोर्ट हो रही है, कहीं पे कोई केस है, कहीं पे कोई लार्वा है, तो उसका अकॉर्डिंगली अगर केस रिस्पांस नहीं हो रहा विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम तो हम उसको फौरी तौर पे देख रहे हैं, और जो भी बंदा नहीं कर रहा, जो भी स्लैकनेस है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर उसको जुर्माने भी कर रहे हैं और कार्रवाइयां भी हो रही हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह बहुत अल्लाह पाक से उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह हम जो है ना कोई किसी किस्म का कोई एपिडेमिक या उसके ऊपर किसी उस तरफ नहीं जाएंगे। केसेस यकीनन जैसे लास्ट 24 आवर में भी 2 केसेस हमारे पास आए, एक लाहौर से था, एक फैसलाबाद से था, लेकिन ये है कि केसेस डेफिनेटली हमारे पास हैं, और ये इंशाल्लाह जिस तरीके से हम अपनी सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ को लेके जा रहे हैं उस तरीके से इंशाल्लाह ये चीज़ें बिल्कुल हम कर्टेल करने में कामयाब। ठीक है, इंशाल्लाह हम भी ये चाहते हैं कि इस पर जितना जल्दी हो सकता है काबू पाया जाए। लेकिन आप लोग भी क्या अवेयरनेस के हवाले से कोई कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं? देखिए मैडम, बड़ी सिंपल है कि हम मुस्तकिल हमने इसका पार्ट रखा हुआ है। अच्छा। हमने इस मीडिया कैंपेन्स को अपने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, हाँ जी, उनके जो हमारे फोकल पर्सनस हैं, उनको तमाम को मुस्तकिल इसको, फिर ये है कि हमारी चूँकि ये इसकी मैनेजमेंट जो है ना, डेंगू की मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है, इसकी पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव है। अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम CM, देन एडमिनिस्ट्रेट जो चीफ सेक्रेटरी हैं हम सर करते हैं, हम उसके बाद CCM करते हैं, फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हम जो डर्क करते हैं, तहसीलों में डर्क करते हैं, उनमें जितनी लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं 30 से 35 डिपार्टमेंट हैं जो कि अंडर वन रूफ DC साहब की चेयर में एक डिस्ट्रिक्ट में, या असिस्टेंट कमिश्नर की चेयर में एक तहसील में बैठते हैं, और वो सारी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं अपने लोकल मीडिया में भी, जो जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस सारे में अपनी वो मैसेजेस को डिसैमिनेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो
उस लेवल पे हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो हमारी प्रॉपरली डेली डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट भी होती है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने किस जगह पे कितनी एक्टिविटीज की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस आए और इस पर हम काबू पाएँ। दूसरा, जैसे हम डेंगू स्प्रे के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ ये 2-3 साल हुए हैं कि हमें नहीं अब देखने को मिल रहा है इतने तवातुर से, लेकिन उससे पहले जैसे ही डेंगू सीजन शुरू होने से पहले ही 1-2 महीना हमारी गलियों में, घरों के अंदर आके ये डेंगू स्प्रे होना शुरू हो जाता था। अब क्या हुआ है, अब क्यों नहीं हो रहा? मैडम इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको एक क्लैरिटी दे दूं कि अगेन ये एक प्योरली टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये शो ऑफ इशू नहीं है, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकली हम जिस चीज़ का स्प्रे करने जा रहे हैं वो एक पॉइजन है। हम उसको इंसेक्टिसाइड कहें, हम उसको जो भी नाम दें, हम वो एक जहर है। उस जहर को बड़े कॉशंस के साथ, बड़े टेक्निकल लोगों के मशवरे के बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे हम 2 किस्म के करते हैं। जो आयरस स्प्रे है वो कमरों के अंदर, घरों के अंदर दीवारों पे किया जाता है, और फॉगिंग जो है हमारा वो स्प्रे है वो बाहर किया जाता है। जब हम उसके नुकसानात को और फवायद को सामने रखते हैं तो फिर हम ये देखते हैं जनरल स्प्रे टेक्निकल लोगों की तरफ से मना कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब ये है कि हमारा स्प्रे सिर्फ वहाँ पे होगा जहाँ पर लार्वा की मौजूदगी या किसी डेंगू के कंफर्म मरीज की मौजूदगी साबित हुई हो। ओके। तो जहाँ पर भी हमें डेंगू लार्वा मिलता है या जहाँ पे हमें कोई कंफर्म डेंगू का मरीज मिलता है तो हम वहाँ पे जाके केस रिस्पांस करते हैं और केस रिस्पांस का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहीं पे अलामा इकबाल टाउन में किसी जगह जॉर्ज टाउन में हमें किसी घर में केस मिला है तो हमने वहाँ पे जाके 49 घरों में अपनी एक्टिविटीज करनी है। 12 घर तमाम साइडों पे और 1 घर वो हो गया। अब उसमें ये होता है कि फिर हर घर में हमने स्प्रे भी करना है। सही। और अगर वहाँ पे हम समझते हैं कि वहाँ के करीबी एरियाज में ज़रूरत है तो हम शाम में जाके वहाँ पे ये जो फॉगिंग होती है आमतौर पे या सुबह नमाज के बाद होती है या मगरिब के बाद होती है, तो ये सुबह और शाम में जाके फॉगिंग भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ख़ास तौर पे ये देख लें पिछले 2 साल से जो फॉगिंग है वो बेसिकली कोविड पेशेंट्स के हवाले से थोड़ी सी ज़्यादा नुकसान। तो हमें नहीं पता होता है इलाकों में किस घर में कोई कोविड का पेशेंट है जिसको एयर और मरीज भी है, उसके लिए वो उस हवाले से नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए जहाँ पे भी हम फॉगिंग करते हैं सबसे पहले अनाउंसमेंट्स करते हैं कि इस एरिया में हम फॉगिंग करने जा रहे हैं। मैं बिलाल आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त मुझे सूरत हाल बताइएगा हॉस्पिटल्स की। जो कोरोना वार्ड्स ऑलरेडी बना दिए गए थे, डेंगू वार्ड्स को हटा के दोबारा से डेंगू वार्ड्स बना दिए गए, इंतजामात मुकम्मल है कि अभी तक कोई इंतजामात नहीं हुए हैं, शुरुआत नहीं हुई? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जब 2021 था, 20 था, कोरोना था, तो डेंगू को उस वक्त कोई जो स्पेस थी वो नहीं मिली थी बेशक, क्योंकि जो ऑक्यूपेंसी थी सारी की सारी वो तो सारी कोरोना ने ले ली थी। लेकिन अब भी जो डेंगू काउंटर्स हैं, खैर अभी उतने फॉल नहीं है। अच्छा। अभी तो मतलब डेंगू की उस तरह वार्ड्स भी बनाई गई, चूँकि अभी पेशेंट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, अभी उसका जो सीज़न है वो नहीं आया। तो अभी बात जहाँ तक हॉस्पिटल्स की है तो वो तो फिर चूँकि कोरोना के जो वार्ड्स होंगे वो अल्टीमेटली डेंगू में कन्वर्ट कर दी जाएंगे। लेकिन अभी ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए, चूँकि अभी मोस्टली जो केसेस हैं इस तरह के, ये अभी जीपीज़ एरिया जो होते हैं, जो मोहल्लों के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनमें मोस्टली रिपोर्ट होते हैं, या फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जो कि अपने सरकारी में आते हैं। जो सरकारी में आ भी जाता है तो सम टाइम उसको एज फीवर समझ उसको ट्रीट कर दिया जाता है। सम टाइम उनके जो टेस्ट हैं, जो सीबीसी जो टेस्ट है वो बहुत कम करवाया जाता है। फिर उसका NS1 जो टेस्ट है डेंगू का वो बहुत ही रेयर करवाया जाता है। अगर सीबीसी में सस्पेक्टेड होगा तो फिर उसकी तरफ जाया जाता है। तो ये लोग जो महकमा सेहत है ये फिर उनको मतलब सीबीसी को सस्पेक्टेड लेके NS1 जो आता है उसको फिर ये कंफर्म करते हैं। सही। तो इसी वजह से अभी तक जो चीज़ें हैं, चूँकि अभी आपको पता है कि हालिया जो सीज़न है इसमें गैस्ट्रो है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ जो कहानी वो सारी चल रही हैं। तो इस वजह से साथ बुखार के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, फ्लू नज़र जुकाम खांसी के पेशेंट भी शुरू हो चुके हैं। तो हमें हर वक्त हम किसी न किसी जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें मुब्तला रहते हैं। तो अभी उस तरह की जो पेशेंट्स की बड़ी तादाद सामने आ रही है। तो खैर अगर कुछ का आता भी होगा तो इग्नोर हो रहा होगा, लेकिन चूँकि डेंगू की अपनी एक इंडिकेशंस हैं, इसके सिम्टम्स हैं, मतलब मुख्तलिफ बुखार या आईबॉल में पेन होना, हेडेक सवियर होना, तो अभी उस तरह की जो पेशेंट्स हैं वो जो कम हैं। चूँकि अभी हमारी कुछ जब एक दफ़ा आती है ना वेव,
हाइप जब आती है उसकी, तो उसके बाद हमारा इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है। तो शुरू में अभी मच्छर का उस तरह काटने की जो इम्यूनिटी है वो भी एक कंट्रोलेबल होती है। फिर जब ये एक इसका जब सीज़न आता है तो फिर इसकी सारी जो चीज़ें वर्स्ट जो पोजीशन की तरफ चली जाती हैं। लेकिन अभी तक डेंगू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी मामला ठीक है, लेकिन अभी ये देखें कि जो मैन पावर है महकमा सेहत के बाद जो मसल्स पावर अभी भी कम, आज पोलियो भी शुरू हो चुका है, ऊपर से डेंगू भी है, फिर ये वबाई सीज़न भी है। तो खैर काफ़ी चैलेंजेस हैं इनके लिए। उम्मीद करते हैं जनाब ये जितने भी चैलेंजेस हैं इनको हम लोग अच्छे तरीके से निपटा सकें, और जिस तरह के इकदाम अभी किए जा रहे हैं आने वाले दिनों में भी इस तरह के इकदाम किए जाएं। डॉक्टर अतर फारूक हमारे साथ मौजूद थे, एडिशनल डायरेक्टर हैं डेंगू प्रोग्राम पंजाब के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और बिलाल चौधरी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। बिलाल आपका भी बेहद शुक्रिया। डेंगू के वाले से बात करें, हमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब तक मिल चुकी है कि डेंगू से हमने किस तरह बचना है, क्या क्या SOPs अपनाने हैं। तो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, अपील भी करते हैं कि जनाब जो जो चीज़ें हम आपको बताते हैं उस पर ज़रूर अमल दरामद करिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बड़े कहते हैं कि आप खुश नहीं हैं तो खुश रहने की कोशिश करें, उसका सेहत पे बड़ा अच्छा असर होता है। और बाज़ औक़ात दूसरों को खुशी पहुंचाने से भी हमें खुशी मिलती है, आपके अंदर एक इत्मीनानियत उतरती है और आपको एहसास होता है कि जनाब आपकी परेशानियां कहीं दूर भाग रही हैं और लाहक फिक्रें जो है ना वो भी मांद पड़ना शुरू हो जाती हैं। ना तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं मुझे लगता है, और ना ही ये ज़रूरी है कि हम हमेशा ही खुश रहें, क्योंकि दुख दर्द भी उतने ही हकीकी हैं जितनी कि खुशी होती है। और एक आम इंसान खुश भी होता है और नाखुश भी होता है, हंसता भी है, रोता भी है, कभी परेशानी में रात भर जागता है और कभी बेफिक्री की चादर तान कर आराम से सोता भी है। तो जब हमेशा हम खुश नहीं रह सकते तो हमेशा हम परेशान क्यों रहते हैं? अगर परेशानी के असबाब मौजूद होते हैं तो खुश रहने की वजूहात क्यों नहीं हम तलाश कर सकते हैं? अगर तल्ख जुमलों को सोचकर कूड़ा जा सकता है तो मीठे बोलों को याद करके फूला भी जा सकता है। अगर हम रोज गए दिन पर गमगीन होते हैं तो आने वाले कल के लिए जश्न भी तो मनाया जा सकता है ना। तो सच यही है कि अगर हम कोशिश करें ना तो ना खुश होने की बजाय हम खुश भी रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये कोशिश हमें कैसे करनी चाहिए, कहाँ पर हम लैग कर रहे होते हैं, ये जानते हैं अपने आज के बहुत ही खास मेहमान से। और वो जनाब ऐसी शख्सियत हैं जो जिनको देखकर इत्मीनान और खुशी का एहसास खुद ब खुद हमारी ज़ात के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। और आप सबके साथ साथ मेरी भी पसंदीदा शख्सियत है, शायर है, कॉलमिस्ट है, ड्रामा राइटर है, एक्टर है और सबसे बढ़कर एक खूबसूरत इंसान। और जब भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ साथ मुझे भी सिखा के जाते हैं। तो हमारे साथ इफ्तिखार रिफी साहब मौजूद है। इफ्तिखार साहब को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जागो लाहौर का और आपके चैनल का मशकूर हूँ। जब भी याद करते हैं मुझे बड़ी ऐसा लगता है मुझे बड़ी इज्जत मिली है। बिल्कुल, और आप इस इज्जत के हकदार भी हैं। आज हमने लोगों को बताना है कि खुश कैसे रहना है, जैसे आप रहते हैं, जैसे हम रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ना उम्मीदी का शिकार हो जाते हैं, परेशानियां घेर लेती हैं, तो समझ नहीं आती कि हमने खुश कैसे रहना है। तो बताइए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए खुशी के? बहुत क्या बड़े फैक्टर्स होने चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने इब्तिदाइया जो बोला है सारी बात का निचोड़ उसी में था जो आपने फरमा दिया। मैं दरअसल आप ही की बात को आगे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखें, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ और मैं ये बात क्योंकि कायल हो चुका हूँ तो इसलिए मैं चाहता भी हूँ लोग इसको समझें। ज़िंदगी खुशी और गम से इबारत है। बेशक। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ खुशियों का नाम ज़िंदगी है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गम का नाम ज़िंदगी है। खुशी, गम, धूप, छाँव, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, कड़की और साहूकारी, ये इनसे ज़िंदगी के साथ रहती है। मैं कम वक्त कहीं ये समझता हूँ कि सिर्फ खुशियाँ ज़िंदगी है, और जैसे गम आता है मैं डर भी जाता हूँ, डिफ्यूज़ भी हो जाता हूँ, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता हूँ। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर लोग इसको समझ सकें, मैं तो बड़ी अच्छी तरह इस बात को समझ चुका हूँ। देखें, इंसान का जो अल्लाह ताला ने बनाया इसको ऐसे है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फीलिंग्स तारी होती हैं। बेशक। उसमें गम भी और खुशी भी है। कोशिश हमने ये करनी है कि खुशी के जो लम्हात हैं उनको स्ट्रेच करके 22 घंटे तो कम से कम करें। चलें 2 घंटे आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करें या गुस्से में रहें, लेकिन हमने इसको बढ़ाना होता है।
और बाबा जी इशफाक साहब इसलिए फरमाया करते थे कि यार खुशी दा जो कोई लम्हा लब जाए ना तो फिर ओनू जश्न मना दियो। क्या बात तो इसलिए मैं अपने हर व्लॉग में भी आपको हंसता हुआ नजर आता हूँ, और मेरे जो इवेंट्स में करता रहता हूँ, जो भी स्क्रीन पे आप देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसमें मैं मुस्कुराने की बात करता हूँ। जिंदगी एक लम्हा है, वो लम्हा है मौजूद जिसमें आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं और सुनने वाले हमें सुन रहे हैं। ये स्पैन है, हाँ जी, ये फिगर है, ये एक डिजिट है कि मैंने कहा कि मैं 54 साल का हूँ, आपने कहा कि आप 22 साल की हैं। हम दोनों इस मामले में बराबर हैं कि हम अल्लाह ताला की अता की हुई तमाम नेमतों और इस कायनात की तमाम आसाइशों के साथ एक लम्हा जी रहे हैं। बेशक। जो गुजर गया जब मैं यहाँ दाखिल हुआ था या गुफ्तगू शुरू की थी वो तो माजी करीब हो गया। मुस्तकबिल के बारे में साइंटिफिक एफर्ट करके कोड़ना नहीं है, अल्लाह पे छोड़ देना है, उसको हम बना नहीं सकते और गुजरे कल को संवार नहीं सकते। अब बचा क्या हमारे पास? लम्हा मौजूद। मैं एक लम्हा के स्पैन में जिया, 60 लम्हे हुए तो 1 मिनट बना, 1 मिनट 60 मिनट के का 1 घंटा हुआ, 24 घंटों का 1 दिन बना, और 365 दिन का 1 साल बना, और 10 साल की 1 दहाई बनी। मैं 5 दहाइयाँ और 4 साल जी लिया। जिया कितना? 1 लम्हा। तो आपके और मेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक लम्हा है, और इसी लम्हा को हुर्रा के साथ और खुशी के साथ आपको गुजारना है, क्योंकि यही लम्हा आपका है और यही लम्हा मेरा है। लेकिन हम लोग यही लम्हा तो ज़ाया कर देते हैं, अपने पिछली माजी की फिक्र को लेके, अपने आने वाले कल की फिक्र को लेके, इसी लम्हे को हम ज़ाया कर देते हैं जिसको हमें जश्न मनाना चाहिए। जिसपे बाबे जो बात करते हैं ना साहिब हाल होना, साहिब हाल कौन है? आप कोई भी हो सकता है। हाँ जी, ऐसे ही हाल में जीना, दस्तयाब जराए इस वक्त जो मेरे पास हैं, इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करके जीना, ये जिंदगी है। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान किस चीज के लिए हलकान होता है? ताकत के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, किस चीज के लिए होगा? अगर आप ताकत के पीछे हैं तो फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट आगे चले गए, जिनकी आर्मी बारकों से बाहर आती थी, वर्जी शुरू करती थी, तो जिस मुल्क के लिए वो बाहर आती थी तो उस मुल्क से पैगाम आ जाता था, जी हम सरेंडर करते हैं। अगर आप जालिम बनना चाहते हैं तो चंगेज खान से बड़ा जालिम तो कोई हो ही नहीं सकता, उसने तो इंसानी खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे। अगर आप पैसे की बात करते तो कारून के खजाने की चाबियां 100 ऊँटों पे जाया करती थी। अच्छा, अगर आप बात करते हैं नेकी की और मोहब्बत की, तो आके दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन से ज्यादा मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता। बेशक। तो इफ्तिखार फी, खुदा का वास्ता सांस ले, ये सारे काम दुनिया में सब हो चुके हैं। दौलत भी हो गई, शोहरत भी हो गई, ताकत भी हो गई, रहमतुल्लिल आलमीन भी आ गए। हाँ जी। तो इफ्तिखार फी तेरी औकात जितनी है, जहां तुझे अल्लाह ने रखा है, इस ईरा को, इस दौर को और दस्तयाब जराए को इस्तेमाल करते हुए खुश रह, क्योंकि यही जिंदगी है। मैं आपको बता दूं, हासिल पे हमें सब्र करना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए, लेकिन हम नाशुक्रिया अल्लाह की कर रहे होते हैं। उसकी वजह है ना, मैं कहता हूं पहले मोटरसाइकिल से गाड़ी है, गाड़ी आई तो महंगी है, महंगी है तो बढ़िया है, ज्यादा की उम्मीद करते रहते हैं और उसकी वजह से हमारी जो खुशी है वो कहीं मांद पड़ना शुरू हो जाती है और पीछे हम छोड़ आते हैं। लेकिन अब देखें लोग घर बना रहे हैं, यार मेरा एक दोस्त हो, यार मेरा घर हो जाए, मेरा घर हो जाए। वो बेचारा, मैंने उसका किस्सा भी सुनाया था, माजिद का, वो जापान गया, घर बनाया, उम्र के आखिरी हिस्से में घर बनाया, और मरने के मेरा ख्याल शायद 6 महीने के बाद बच्चों ने लड़के आपस में घर बेच भी दिया उसका। तो यार 54 साल की उम्र में, या 50, देखें घर की हमें तवक्को कब होती है या तलब कब होती है? 45 के बाद। 45 से 55 का जो वो है दौर है, इसमें हम 10 साल में घर बनाते हैं। 55 के बाद 60 साल की उम्र में मर जाता हूं, तो 5 साल के लिए घर बनाया मैंने यार, और इतनी तकौद हो। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे शुगर भी हो गई, मैं हार्ट पेशेंट भी हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर भी हो गया। नहीं भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं लेनी, मैं परेशान नहीं हूँ। लेकिन सारे ये कहते हैं कि इफ्तिखार इफ़ी साहब को हमने कभी परेशान नहीं देखा है। आप परेशान होते होंगे, बहुत से ऐसे लम्हात भी आते होंगे जो स्ट्रेसफुल होते होंगे, डिप्रेशन भी होता होगा, एंजाइटी भी होती होगी, लेकिन उसको किस तरह टैकल करते हैं आप, किस तरह उसको मैनेज करते हैं? देखिए जी, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि मुझे परेशानी अपने हालात पे किसी भी चीज़ पे नहीं होती। अच्छा। मुझे हमेशा दूसरों की तकलीफ में मैं मुब्तला हो जाता हूँ। कोई वाक़या ऐसा, कोई फेसबुक सोशल मीडिया पे चीज़ें, कत्ल व गारत और फलां, जब भी मैं चीज़ें देखता हूँ, ख़ास तौर पे जब मैं अपनी कौम को देखता हूँ कि यार ये अलग अलग हो गए हैं, वक्फो वक्त फिरंडेन है, उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है, बल्कि एनजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है। लेकिन फिर मैं अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होकर उससे कहता हूँ, या अल्लाह तू ठीक कर सकना है, क्योंकि मुझे
उनकी बात याद आ जाती है, इशफाक साहब की। मुझे कहा करते थे, बेटा देख, जो तू ठीक नहीं कर सकता ना, उसके बारे में परेशान ना हो, या तू जिसका मौजब नहीं है उसके बारे में परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ कर और रब को उसके काम करने दे, वो काम मत सोच जो अल्लाह के हैं। तो मैं फिर बस दुआ पे इक्तफा करता हूँ। लेकिन पैसों से बड़े लोगों ने ये खुशियां मंसूब कर दी हुई हैं। नहीं, पैसा देखें, ज़रूरत, मेरे बच्चे की फीस चली जाए, मेरा बिल चला जाए, मेरा मकान का किराया चला जाए, पेट्रोल, बस किचन चले, ये इतना पैसा चाहिए। इतना तो कोई भी, मतलब ये तो वैसे ही दुरफटे मुंह, अगर मैं इतने पैसे भी नहीं कमाता तो ये चीज़ें बड़ी मतलब हमें अपनी ज़ात से ही मंसूब करनी चाहिए हर चीज़ को, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन मुझे बताइए फिर, ये जो एक पेज पे नहीं है, जैसे आप भी इस चीज़ की फिक्र आपको भी लाहक होती है कि हमारी कौम अब एक पेज पे नहीं, इकट्ठे होकर नहीं चल रही, तो आपको क्या लगता है फिर मुआशरे को ठीक हम किस तरह कर सकते हैं? हमें इंडिविजुअली क्या करने की ज़रूरत है? देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, राइटर कोई भी हो, मैं नहीं, हाँ, मैं तो बड़ा मामूली सा, लेकिन अदीब का ये काम होता है, वो आगे देख रहा होता है और वो कौम को रास्ता फराहम करता है। याद रखिएगा कि हमेशा बेहतरीन नबाज होता है जो भी अदीब हो, राइटर हो, आगे देख रहा होता है कि आगे क्या होना है, आज से आगे, और ये इसी वजह से वो अदीब भी होता है। हाँ जी। तो मैं उसका हल ये निकालता हूँ कि मैं फिर कैमरा सीधा करता हूँ वॉक के वक्त, और फिर मैं एक बड़ी सॉफ्ट सी, खूबसूरत सी एक बात करके आपको कूल डाउन करके आप में मोहब्बत का जज्बा, क्योंकि मेरा ख्याल है मोहब्बत एक वाहिद चीज़ है जो पूरी दुनिया के इंसानों को जोड़ सकती है, बस बेशक नफरत नहीं जोड़ सकती। क्योंकि नफरत तो आपने करके देखी, 2 जंगें लड़ी, ये जो वर्ल्ड वार, उसके अंदर 2 जंगों में 5 करोड़ लोग मरे थे, 3.5 करोड़ लोग जो है वो माजूर हो गए थे। तो ये तो कोई हल नहीं है, तो फिर मोहब्बत हल हुई ना। बेशक, ऐसी मोहब्बत से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हो जिसमें हम आपको देख पाएँ, या कोई आपका लिखा हुआ कोई चीज़ आ रही हो कि नहीं? नहीं जी, वो नागन आखिरी लिखा था। अच्छा। उसके बाद लिखने के लिए कुछ नहीं है। एक्टिंग तो मैं वैसे ही कभी कभी करता हूँ, वो 3 साल में 3 किए थे, गुल्लू बादशाह किया, बाबा रांझा किया, और फिर ये कमाली किया। एक्टिंग से मेरा घर नहीं चलता, वो 2-4 लाख रुपए से मुझे, वो भी 1.5-2 साल में अगर मिले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा मेन सोर्स है लिखना। अच्छा। तो वो नागन मैंने 2018 फरवरी में आखिरी किस्त लिख के दी थी। उसके बाद तो क्यों छोड़ा, क्यों आपने लिखना क्यों छोड़ा? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है, कोई खास वजह? मुझे काम नहीं मिलता जी। अच्छा। और उसकी जो वजह मुझे लगती है, मैं एक सब स्टैंडर्ड राइटर हूँ, और जिस दिन मैं अपने आप को उस लेवल पे ले आऊँगा जो साहूकार या सेठ या कंटेंट की डिमांड है, तो मैं फिर लिखने लग जाऊँगा। मतलब ये कह लें कि लॉबीइज्म और ये सारी चीज़ें हर जगह चल रही होती हैं, नहीं, लोग आपकी टांग खींच रहे होते हैं हर जगह। देखिए जी, मैं इसको बिल्कुल दोबारा दोहराऊंगा कि मैं एक घटिया राइटर हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, तो मैं सीखूंगा इंशाल्लाह और ज़्यादा पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जब अच्छा लिखूंगा तो ये मुझे ज़रूर बुलाएंगे। तो कुछ सुना दें फिर हमें। हाँ जी, मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, और वो ये है कि अभी बल्कि ईद पे मैंने कहा, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं, मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं, तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं, और चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। क्या बात है, क्या बात। और किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। और एक शेर देखिएगा कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। इफ्तिखार इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और हर दफ़ा आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और मेरे जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आते हैं, और हमेशा जब भी हम सर को बुलाते हैं ना तो आराम से आ जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हम दोबारा भी आपके लिए लेकर आएँ। मुझे अब आपने इजाज़त देनी